डियर स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे यूरोप में आधुनिक युग के आविर्भाव पर। अर्थात यूरोप में किस तरह आधुनिक युग का उदय हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे कि हम एक सीमा चिन्ह को युग परिवर्तन से जोड़ते हैं। तो इस संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग मत हैं, क्योंकि मध्यकाल में यूरोप के इतिहास को अंधकार का युग, या हम यूँ कह सकते हैं कि एक धार्मिक प्रभाव का युग से मान सकते हैं। परंतु आधुनिक युग में यूरोप में इस तरह के परिवर्तन हुए कि हम इसे एक नवयुग की चेतना समझ सकते हैं और यहीं से हम आधुनिक युग का उदय मानते हैं। आधुनिक युग की जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर विद्वानों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। इनमें से कुछ विद्वानों का मानना है कि यूरोप के इतिहास में आधुनिक युग का आरंभ 1453 ईस्वी से माना जाना चाहिए, और अधिकांश विद्वान इसी मत पर सहमत हैं। 1453 ईस्वी की तिथि यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस वर्ष को यूरोप में वाजेंटाइन साम्राज्य का अंत हुआ तथा कुस्तुनतुनिया, जो कि यूरोपीय साम्राज्य, जो वाजेंटाइन साम्राज्य था, उसकी राजधानी थी। तो वाजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में तुर्कों का अधिकार हो गया, और इस घटना से संपूर्ण यूरोप प्रभावित हुआ। आगामी 4 शताब्दियां इस घटना से प्रभावित रही, और इसी घटना के कारण यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, नवीन भौगोलिक खोजें हुई, वैज्ञानिक आविष्कार हुए, तथा इस तरह हम मान सकते हैं कि यूरोप के इतिहास पर 1453 ईस्वी का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। इसी कारण इस तिथि को यूरोप के इतिहास में आधुनिक युग का आरंभ इस तिथि से माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण तिथि है 1495 ईस्वी। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस तिथि से ही यूरोप में आधुनिक युग का उदय हुआ। यह तिथि इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि 1495 ईस्वी में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। यद्यपि कोलंबस 1492 ईस्वी में अपनी यात्रा पर निकला था, परंतु 1495 ईस्वी तक वह अमेरिका के सीमांत क्षेत्रों तक पहुंच चुका था। इसलिए विद्वान मानते हैं कि इस तिथि से जो नई दुनिया की खोज हुई, और इस नई खोज के कारण जो व्यापार को नया आयाम मिला, बौद्धिक विकास हुआ, इस कारण कतिपय विद्वान 1495 ईस्वी को भी यूरोप में आधुनिक युग के उदय का वर्ष मानते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण वर्ष जो है वो है 1517 ईस्वी। 1517 ईस्वी को मार्टिन लूथर द्वारा यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किया गया। अर्थात
1517 में ही मार्टिन लूथर ने खुले तौर पर पोप द्वारा घोषित क्षमा पत्रों के विक्रय का विरोध किया तथा खुले तौर पर जो है पोप की नीतियों का या हमें कहीं चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार, आडंबर और जो क्षमा पत्रों को बेचने की योजना पोप की थी, उसका खुले तौर पर मार्टिन लूथर ने विरोध किया और यहीं से यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। इस तरह यूरोप के इतिहास की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के आधार पर यूरोप में उपर्युक्त 3 वर्षों के संदर्भ में विद्वानों द्वारा आधुनिक युग का उदय माना जाता है। आधुनिक युग की यूरोप में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं जिन पे हम इस प्रकार चर्चा करना चाहेंगे। यूरोप में आधुनिक युग का जो उदय हुआ, उस उदय की जो विशेषताएं हैं, उनमें पहली विशेषता है सामंतवाद की समाप्ति। जैसे कि हमने पूर्व शीर्षक में चर्चा की थी कि किस तरह यूरोप में सामंतवाद का उदय हुआ तथा किस प्रकार सामंतवाद का अंत हुआ। तो यूरोप के इतिहास में सामंतवाद मध्यकालीन यूरोप की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस विशेषता के अंतर्गत सामंतवाद यूरोप में पूर्णतया व्याप्त था, परंतु आधुनिक युग के प्रारंभ में धीरे धीरे सामंतवाद का पतन हो गया और कृषकों को निरंकुश सामंतों से मुक्ति मिली। सामंतों के शोषण से कृषकों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और इस तरह सामंतवाद की समाप्ति यूरोप में आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गई। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है यूरोप में बौद्धिक विकास। मध्यकाल में यूरोप धार्मिक अंधविश्वासों, आडंबरों आदि से व्याप्त था, परंतु आधुनिक युग में यूरोप में लोगों में बौद्धिक चेतना का विकास हुआ और लोगों ने तर्क और ज्ञान के आधार पर किसी भी तथ्य को परखना आरंभ किया। इससे लोगों की बुद्धि का विकास हुआ और लोगों ने तर्क की कसौटी पर कसकर हर तथ्य को परखना आरंभ किया। इससे वैज्ञानिक तथ्यों की खोज हुई और यूरोप के समाज में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है भौगोलिक अनुसंधान। आधुनिक युग में जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ, तो उस समय कुस्तुनतुनिया यूरोप के ज्ञान और विज्ञान का केंद्र था। जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया तो वहाँ जो यूरोपीय विद्वान उस समय वहाँ स्थित थे, वो यूरोपीय विद्वान, वैज्ञानिक, साहित्यकार वहाँ से यूरोप के अन्य भागों में चले गए। इन विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने, साहित्यकारों ने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार यूरोप के अन्य भागों में किया और इसका परिणाम ये हुआ कि यूरोप में एक नवीन चेतना का जागरण हुआ, जिसे हम पुनर्जागरण के रूप में भी जानते हैं। और इस जागरण का प्रभाव यह हुआ कि लोगों में भौतिक सुख सुविधाओं के लिए एक होड़ सी लग गई, व्यापार से अत्यधिक धन कमाने की होड़ लग गई और इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोपियन नाविकों ने, व्यापारियों ने व्यापार हेतु नए नए स्थानों की खोज करना आरंभ किया। इस भौगोलिक अनुसंधान के अंतर्गत ही नई दुनिया की खोज हुई। साथ ही भारत के लिए या चीन के लिए
एक नए व्यापारिक मार्ग की खोज की गई, एक समुद्री व्यापारिक मार्ग की खोज की गई और इससे यूरोप के ज्ञान विज्ञान में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। अगला बिंदु है व्यावसायिक संगठन में परिवर्तन। मध्यकाल में गिल्ड प्रणाली अर्थात श्रेणी सिस्टम, गिल्ड सिस्टम जो था संपूर्ण यूरोप में प्रचलित था। अर्थात प्रत्येक व्यवसाय शिल्प से संबंधित शिल्पकारों व्यवसायों ने उनके अपने संगठन थे जिन्हें गिल्ड या श्रेणी कहा जाता था। ये गिल्ड या श्रेणियां अपने व्यवसाय से संबंधित शिल्पकारों व्यवसायों पर नियंत्रण रखती थी और उन्हें संचालित करती थी। इसका परिणाम यह होता था कि कोई भी शिल्पकार या व्यवसायी नवीन खोज या नए परिवर्तन के बारे में नहीं सोच सकता था। एक प्रकार से वह रूढ़िवादिता से ग्रसित रहता था। परंतु आधुनिक युग में जब ज्ञान विज्ञान का उदय हुआ, लोगों में बौद्धिक चेतना जागृत हुई, विज्ञान के आविष्कार हुए, तो इसका परिणाम यह हुआ कि जो गिल्ड प्रणाली थी वह समाप्त होने लगी और व्यापारी वर्ग, शिल्पकार वर्ग स्वतंत्र रूप से चिंतन कर अपने व्यवसाय को उन्नति की ओर ले जाने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़े पैमाने पर पूंजी का व्यवसायों में पूंजी का प्रयोग हुआ और जो छोटे छोटे व्यावसायिक संगठन थे अपरिमित मात्रा में पूंजी का प्रयोग होने से उनका स्वरूप विस्तृत हुआ। इससे व्यापार को उन्नति प्राप्त हुई और बड़े पैमाने पर वस्तु का निर्माण होने लगा। अगला महत्वपूर्ण कारण है उपनिवेशवाद का प्रारंभ। यूरोप में जब बड़े पैमाने पर माल का उत्पादन होने लगा तो यूरोपीय देशों में यह समस्या उत्पन्न हो गई कि वो अपने माल की खपत किस तरह से करें। इसके लिए उन्हें नए नए क्षेत्रों की आवश्यकता हुई जहां वो अपना माल बेच सकें तथा जहां से कच्चे माल को प्राप्त कर सकें। इस कारण यूरोप में उपनिवेशवाद का प्रारंभ हुआ और आपको ज्ञात होगा कि इसी काल में विश्व में यूरोपीय देशों के अनेक उपनिवेश स्थापित हुए। अब चाहे वो इंग्लैंड के उपनिवेश हों या फ्रांस के या अन्य स्पेन, पुर्तगाल या आदि अन्य देशों के उपनिवेश हों, आधुनिक युग के प्रारंभ से ही यूरोप के देशों ने विश्व के अनेक क्षेत्रों में अपने उपनिवेश स्थापित करने आरंभ कर दिए। अगली विशेषता है नगरों का उत्थान। व्यापार की उन्नति से और बड़े पैमाने पर माल का उत्पादन होने से यूरोप में बड़े बड़े नगरों का उदय हुआ और इन नगरों में व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग निवास करने लगा। इस तरह यूरोप में आधुनिक काल में विभिन्न नए नगरों की स्थापना हुई। राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान। आधुनिक युग की एक विशेषता यह भी है कि यूरोप में आधुनिक काल में राष्ट्रीय राज्यों की उत्पत्ति हुई। राष्ट्रीय राज्यों का अर्थ यह है कि प्राचीन और मध्यकाल में संपूर्ण यूरोप धार्मिक दृष्टि से एकजुट था, अर्थात धार्मिक दृष्टि से एकता के सूत्र में बंधा था। ईसाई प्रधान होने के कारण यूरोप के सभी देशों में पोप का प्रभाव था और यूरोप के शासक वर्ग या वहाँ की जनता धर्म के आधार पर ज़्यादा एकजुट थी बजाय राजनीतिक आधार के। पोप को उस काल में इतने अधिकार प्राप्त थे कि पोप किसी को भी धर्म से बहिष्कृत करके उसको उसके पद से हटा सकता था। इसका परिणाम यह होता था कि कोई भी शासक वर्ग
पोप का विरोध करने का साहस नहीं कर पाता था। परंतु धीरे धीरे आधुनिक युग में जनता में एक नव चेतना का संचार हुआ, लोगों की बौद्धिक उन्नति हुई, लोगों ने बुद्धि और तर्क के आधार पर हर तथ्य को कसना आरंभ किया। इसका परिणाम यह हुआ कि धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवादिता आदि का प्रभाव कम होने लगा। व्यापारिक उन्नति के साथ साथ यूरोप के राज्यों में यह भावना भी उत्पन्न हुई कि उनके देश का धन पोप को क्यों जाए, क्योंकि पोप जो है विभिन्न प्रकार से कर लेकर के जनता का शोषण करता था तथा जनता अपने राज्य के प्रति स्वामी भक्त होने के बजाय धर्म के आधार पर पोप के प्रति ज़्यादा समर्पित रहती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोपीय राज्यों ने अपने राज्य की उन्नति के लिए व्यापार को प्रश्रय दिया, जनता के अधिकारों की मांग की, उन्हें संरक्षण दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोपीय राज्य अब तक जो धर्म से ज़्यादा जुड़े हुए थे, अब वो अपने राष्ट्रीय हितों के कारण उनका स्वरूप बदलने लगा। इस कारण अपने हितों को प्रधानता देने के कारण यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान हुआ। अगला कारण, अगली विशेषता है राष्ट्र व राष्ट्रीय साहित्य का विकास। यूरोप में जब एक निश्चित क्षेत्र, प्रजाति, भाषा के आधार पर जब राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ तो इन राष्ट्रीय राज्यों ने अपने राष्ट्रभक्ति को ज़्यादा महत्व दिया, अपने भाषाई साहित्य को ज़्यादा महत्व दिया और इस कारण यूरोप में भाषा, क्षेत्र, प्रजाति, धर्म के आधार पर राष्ट्रीय राज्यों का विकास हुआ। इन राष्ट्रीय राज्यों ने अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए अपने राष्ट्रीय साहित्य, अपनी राष्ट्रभाषा की उन्नति की ओर ज़्यादा ध्यान दिया और इस कारण यूरोप में राष्ट्रीय साहित्य का विकास हुआ। आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इस युग में छापे खाने का भी आविष्कार हुआ। इससे पूर्व लोग हाथ से लिखते थे, परंतु छापे खाने का आविष्कार होने से बड़े पैमाने पर पुस्तकें छपने लगी, समाचार पत्र निकलने लगे और इससे अब तक जो ज्ञान सीमित लोगों के पास था वह ज्ञान अन्य लोगों तक आसानी से पहुंचने लगा। गुटेनबर्ग द्वारा छापे खाने का आविष्कार किए जाने से, जो जर्मनी में छापे खाने का आविष्कार गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था, उसके बाद इंग्लैंड में कैक्सटन ने छापे खाने का प्रचलन किया और धीरे धीरे संपूर्ण यूरोप में छापे खाने का प्रयोग होने लगा और बड़े पैमाने पर पुस्तकों की छपाई, समाचार पत्रों की छपाई होने लगी और आसानी से लोगों तक साहित्य उपलब्ध होने लगा। इससे लोगों के मध्य ज्ञान और विज्ञान का प्रचार हुआ और उनका बौद्धिक दृष्टिकोण विकसित हुआ। आधुनिक युग की अगली महत्वपूर्ण विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास। यूरोप में व्यापारिक उन्नति होने के कारण नई दुनिया से यूरोपीय देशों का व्यापारिक संपर्क बढ़ा। पहले तो स्पेन का ही अमेरिका पर प्रभाव स्थापित रहा, परंतु 1588 ईस्वी में स्पेनिश आर्मिडा की पराजय से इंग्लैंड ने जो स्पेनिश आर्मिडा को पराजित कर दिया, इससे धीरे धीरे अमेरिका पर इंग्लैंड का प्रभाव भी स्थापित होने लगा और इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक यूरोपीय देश भी अमेरिका में अपना प्रभाव स्थापित करने लगे। इसी तरह पुर्तगाल द्वारा भारत के लिए जो समुद्री मार्ग व्यापार हेतु खोला गया और वास्को डी गामा जो भारत आया, तो पुर्तगालियों के बाद अन्य जो डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज जो भारत आए या एशिया में इन देशों ने अपना व्यापार को बढ़ाया। तो इन व्यापारिक कारणों से
और अनेक समस्याओं के कारण यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास हुआ। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आवश्यकता हुई जिससे व्यापार भी बाधित न हो तथा यूरोपीय राज्य आपस में शांतिपूर्ण व्यापार कर सकें। अपरिमित पूंजी का निर्माण। आधुनिक युग के प्रारंभ में बड़े आर्थिक परिवर्तनों के कारण विशाल पैमाने पर पूंजी का निर्माण हुआ और इस पूंजी के उपयोग हेतु बड़े पैमाने पर उद्योग धंधों का भी विकास हुआ। यूरोपीय व्यापारी वर्ग ने उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या एशियाई देशों के व्यापार से पर्याप्त मात्रा में, या हम ये कह सकते हैं अपरिमित मात्रा में पूंजी का उत्पादन किया। अब इस पूंजी के उत्पादन से व्यापारी वर्ग को तो प्रोत्साहन मिला ही, साथ ही इससे मध्यम वर्ग का भी उत्थान हुआ। इस पूंजी के निर्माण से यूरोपीय देशों में इस पूंजी की खपत के लिए और पूंजी को निवेश करने के लिए उपनिवेशों की जो स्थापना की गई, इसका परिणाम यह हुआ कि बड़े पैमाने पर यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए तथा अपनी पूंजी का वहाँ निवेश किया। यह भी आधुनिक युग की एक विशेषता है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण। आधुनिक युग की जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार होने से यूरोप में पुनर्जागरण हुआ और इस पुनर्जागरण के कारण यूरोप में नई चेतना का उदय हुआ तथा यूरोप में साहित्य, विज्ञान, भौगोलिक अनुसंधान आदि हर क्षेत्र में उन्नति हुई। अगला महत्वपूर्ण कारण है धार्मिक आंदोलन। आधुनिक युग की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जब यूरोप में पुनर्जागरण के कारण लोगों के सोचने में और लोगों में हर तथ्य को बुद्धि एवं तर्क के आधार पर परखने की शक्ति का विकास हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप के लोगों ने धर्म में प्रचलित आडंबरों का भी विरोध करना आरंभ किया। धर्म में प्रचलित अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, इन पर भी यूरोपीय लोगों ने चर्चा करनी आरंभ की। इसका परिणाम यह हुआ कि मार्टिन लूथर जैसे कट्टर कैथोलिक विद्वान भी पोप की ओर से शंकाग्रस्त हो गए और धीरे धीरे इसका परिणाम यह हुआ कि मार्टिन लूथर द्वारा पोप के भ्रष्टाचार, उसके अनैतिक जीवन, चर्च में फैली बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाना मार्टिन लूथर ने आरंभ किया और इसी का परिणाम था कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुए, अर्थात धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुए और इस कारण से धीरे धीरे आधुनिक युग में पोप का प्रभाव कम हुआ, अर्थात पोप को मध्यकाल में जिस प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, आधुनिक युग में धीरे धीरे उन अधिकारों में ह्रास हुआ। इस तरह हम यूरोप में आधुनिक युग की विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं।